हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के गठन से लेकर उसकी क्षेत्राधिकार से लेकर वो सारी चीज़ें आज की क्लास में समेटते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जब आप सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब आप भाग 5 की बात कर रहे होते हैं। और भाग 5 जिसका विस्तार आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है और जिसमें केंद्र सरकार का जिक्र है। और चूंकि केंद्र की ही न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, और भाग 5 का भी अध्याय नंबर 4 और अध्याय 4 और अध्याय 4 कहां से कहां तक है आप जानते हैं। पहला अध्याय 52 से 78, दूसरा 79 से 122, तीसरा आर्टिकल 123, चौथा आर्टिकल 124 से 147 तक। और इसमें जिक्र है सर्वोच्च न्यायालय का। तो सर्वोच्च न्यायालय, इसका अगर संविधान में एड्रेस की बात करें हम, तो आर्टिकल 124 से 147 तक इसका जिक्र किया गया है। समझिए, पढ़िए आप क्या है इसमें। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट में देखिए सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करिए आप। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में जिक्र करता है आर्टिकल 124(1) और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, कितने सदस्य होंगे, कितने न्यायाधीश होंगे, किन से मिलकर बनेगा। तो 124(1) कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय किससे मिलकर बनेगा। तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो मुख्य न्यायाधीश और सात से अनधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अनधिक मतलब 7 से अधिक नहीं, 7 से अनधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। जब तक कि संसद विधि द्वारा या विधि बनाकर इनकी संख्या अधिक विहित ना कर दे, या अगर सरल शब्दों में समझें, जब तक कि संसद विधि द्वारा इनकी संख्या बढ़ा ना दे। चाहे सरल शब्दों में कहें तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी संख्या बढ़ा ना दे, ये समझ लीजिए। तो बात यह है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें क्या होंगे, एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश और 7 से अनधिक न्यायाधीश, मतलब 7 अन्य न्यायाधीश, 7 से अधिक न्यायाधीश नहीं होंगे। मूल संविधान की बात है, जब तक कि संसद विधि द्वारा इनकी संख्या बढ़ा ना दे। मतलब यह कि शुरुआती समय में मूल संविधान की बात करें हम, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, मतलब 8 न्यायाधीशों का जिक्र किया गया। ये मूल संविधान की बात है। लेकिन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति विधि बनाकर संसद बढ़ा सकती है, ये संसद को दी गई। संसद में विहित है कि संसद न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है और विधि बनाकर बढ़ा सकती है। संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। इसका मतलब न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है और संसद ने अब तक इस शक्ति का यूज करते हुए और समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया भी है। तो मूल संविधान से लेकर अब तक की स्थितियां क्या हैं? मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश, 8 न्यायाधीश हो गए। 1956 में संसद ने कानून बनाया, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई और 1 + 10 कर दी, 11 हो गई। 1960 में फिर संख्या बढ़ाई, 1 + 13 की 14 हो गई। फिर 1977 में फिर संविधान में विधि बनाई
और न्यायाधीशों की संख्या 1+17 की 18 हो गई। फिर 1986 में फिर कानून बनाया, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई, 1+25 की 26 हो गई। फिर 2008 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई, 1+30 की 31 हो गई। और अभी 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई 1+33 की, और न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो गई 34। इस तरीके से समय समय पर संसद ने कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया है। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इस तरीके से जो शुरुआत में 7 थे, वर्तमान में 33 है। जो शुरुआत में 8 न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश सहित, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसका जिक्र संविधान में इस प्रकार से किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके आगे न्यायाधीशों की योग्यता की। नियुक्ति की बात करने से पहले हम न्यायाधीशों की योग्यता की बात करते हैं। न्यायाधीशों की योग्यता, और योग्यता का जिक्र किया गया अनुच्छेद 124(3) में। आर्टिकल 124(3) योग्यता की बात करता है। एक 124(3) कहता है कि न्यायाधीशों की योग्यता क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की केवल 2 ही योग्यताओं का जिक्र किया गया। एक ये कि वह भारत का नागरिक हो। एक्चुअल में स्टूडेंट्स की दिक्कत यह है कि उनको 3 या 4 योग्यताओं का भ्रम होता है, लेकिन योग्यताएं 2 ही है। एक योग्यता तो ये होनी चाहिए, और दूसरी योग्यता में 3 ऑप्शन है। तीनों का पूरा होना जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई सी भी एक पूरी हो, 3 में से कोई एक। और 3 कौन कौन से है, उनमें से पहली है, और वो ये है कि वो भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट लिख रहा हूं, उच्च न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। किसी भी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में निरंतर 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। ये अगर पूरी नहीं करता तो कोई बात नहीं है, या लिख रहा हूं, मतलब दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, ये नहीं तो वो किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक निरंतर क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो। और अगर ये भी नहीं तो या तीसरा ऑप्शन कि राष्ट्रपति की नजर में वो क्या हो, पारंगत विधिवेता हो। पारंगत कानूनविद हो, विख्यात कानूनविद हो, कानून का गहरा जानकार हो। ये 3 योग्यताएं दी गई। दूसरी योग्यता में 3 में से कोई सी भी एक पूरी करे, मतलब इन 2 योग्यताएं हैं, 3 में से कोई सी भी एक तो ये, दूसरे 3 में से कोई सी भी एक। तो इस तरीके से आपको योग्यताएं ध्यान रखनी है आर्टिकल 124(2) में। ठीक है, देखिए हम इसके आगे बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जहां तक बात है, हम पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं, फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति का जिक्र कहां किया गया, वो किया गया है आर्टिकल 124(2) में। और 124(2) की भाषा क्या है समझना आप। आर्टिकल 124 में पहले संविधान में क्या लिखा गया, मैं पहले वो बात बता देता हूं, उसके बाद उसके ऊपर विवाद क्या है और क्या समाधान है उसकी बात करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में देखिए, आर्टिकल 124(2) कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और किसकी सलाह से करेगा, तो राष्ट्रपति सलाह लेगा। किसकी सलाह से करेगा, तो सलाह बताई गई किस किस की,
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, समझना आप, सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिनसे सलाह लेना, ऐसे न्यायाधीश जिनसे सलाह लेना राष्ट्रपति उचित समझे, जिनसे सलाह लेना उचित समझे। कौन उचित समझे? राष्ट्रपति। ऐसे न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ऐसे न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर करेगा जिनसे सलाह लेना वो उचित समझे, ये कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो हम अलावा की बात कर रहे हैं, तो इसमें खास बात यह लिखी गई कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सदैव सलाह ली जाएगी। मुख्य न्यायाधीश की सलाह आवश्यक, यह लिखा गया इसमें आर्टिकल 124(2) में कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अगर किसी न्यायाधीश की, हम अलावा की बात कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश की तो आगे करेंगे, तो फिर मुख्य न्यायाधीश की सलाह आवश्यक होगी। ये एक बात और कही गई है। तो जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करते हैं तो आपके सामने दो ही बातें स्पष्ट है। एक बात तो ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, और दूसरी बात ये स्पष्ट है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह उसमें जरूरी होगी। अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य किस न्यायाधीश की सलाह होगी, लेना जरूरी है, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर जिनसे सलाह लेना राष्ट्रपति उचित समझे। अब उचित समझे कि तो कोई रेंज नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई उसका सटीक व्याख्या नहीं है, और जहां पे कोई सटीक व्याख्या नहीं होती उसकी व्याख्या करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके मामले में मामला आया, और वो आता है एसपी गुप्तावाद। और एसपी गुप्तावाद आया 1982 में, और 1982 के एसपी गुप्तावाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि चूंकि कहा गया है कि जिससे सलाह लेना वह उचित समझे, और इस उचित समझे की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने इस रूप में की कि उचित ना समझे तो ना समझे, उचित समझे तो समझे, सलाह ले तो ले, ना ले तो ना ले, सलाह ली उसको माने तो माने, ना माने तो ना माने। इसका मतलब ये कि वो जो सलाह होगी वो बाध्यकारी नहीं होगी। इसका इंटरप्रेट इस रूप में किया कि सलाह बाध्यकारी नहीं। इस रूप में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया। फिर एक केस और आया, देखिए 3 केस आए। पहला केस, दूसरा केस कौन सा आया? एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वाद 1993। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पहली बात तो ये कि सलाह होगी वो बाध्यकारी होगी, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कही गई कि देखिए इसमें एक बात स्पष्ट है, जो आर्टिकल 124(2) है उसमें नियुक्ति जो की जाएगी उसमें एक बात स्पष्ट की गई है, और वो मुख्य न्यायाधीश की बात स्पष्ट की गई है कि मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना जरूरी होगा। बाकी तो किससे होगा वो तो अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति को तो स्पष्ट किया ही गया। तो इसकी व्याख्या इस रूप में की गई कि देखिए राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तो सलाह लेगा ही लेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति को सलाह देगा उससे पहले मुख्य न्यायाधीश भी 2 लोगों से सलाह लेगा। और वो 2 कौन कौन लोग? वो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेगा। तो वरिष्ठतम जज होंगे 2, जो सबसे सीनियर मोस्ट, उन 2 से सलाह लेगा मुख्य न्यायाधीश। लेकिन खास बात यह कि जो ये मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है, ये 2 तो न्यायाधीश को दे रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश फिर राष्ट्रपति को देगा।
तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह वो इन दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा दी गई सलाह से भिन्न हो सकती है। समझना आप, इन दो ने जो न्यायाधीश को सलाह दी, अब मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी वो उनके द्वारा दी गई सलाह से भिन्न हो सकती है। मतलब ये दो चाहे किसी का भी नाम सुझाएं, मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य तीसरे का नाम सुझा सकता है राष्ट्रपति को, और मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी वो बाध्यकारी होगी। ये तो बाध्यकारी है, और इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ने जो मुख्य न्यायाधीश को दी ये बाध्यकारी नहीं होगी। ये तो बाध्यकारी नहीं है लेकिन ये बाध्यकारी है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में अब मुख्य भूमिका में कौन आ गया? मुख्य न्यायाधीश आ गया, क्योंकि ये जो सलाह राष्ट्रपति को देगा वो बाध्यकारी ही होगी, राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा। तो मुख्य भूमिका में ये इसलिए आ गया क्योंकि ये उन दोनों की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अब यहां पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मुख्य भूमिका मुख्य न्यायाधीश की हो गई। और जब यहां इसकी मुख्य भूमिका हुई तो ऐसी स्थिति में इसके बाद में इस तरीके से नियुक्तियां होने लगी। तो तीसरा केस और आया एक, और तीसरा केस आता है जजेसवाद, जजेस केस 1998 1998 का जजेसवाद। और 1998 के इस जजेसवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? इसमें एक निर्णय देते हुए कहा कि देखिए, हमें मुख्य न्यायाधीश को जो भूमिका दे रहे हैं ये ठीक है, अपनी जगह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति में हमें मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उन न्यायाधीशों की सलाह को भी ध्यान में रखना चाहिए जो आगे मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो कितने समय तक रहेगा? साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद में आगे वाले ही तो लोग मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, और जो नियुक्ति की जा रही है न्यायाधीश की, उसे उन लोगों के साथ ही तो काम करना है। तो उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होनी जरूरी है, केवल इसकी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे रखा गया है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह के आधार पर करेगा? यहां ये 5 न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर करेगा। और 5 न्यायाधीशों में कौन कौन आए? 5 न्यायाधीशों में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, इन 5 न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर करेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 न्यायाधीश हैं, एक खास बात और लिखी गई कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा जिस पर इनमें से कोई भी 2 न्यायाधीश सहमत नहीं है। कोई भी 2 न्यायाधीश यदि असहमत हैं तो उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब केवल मुख्य न्यायाधीश की ही भूमिका नहीं रही, सभी न्यायाधीशों की भूमिका हो गई, सभी न्यायाधीशों की जो सलाह है उसकी इंपॉर्टेंस हो गई। तो यहां पर केवल मुख्य न्यायाधीश की ही मुख्य भूमिका में था, यहां 5 के 5 मुख्य भूमिका में एक जैसी स्थिति आ गई। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है न्यायाधीशों की नियुक्ति में। उसके बाद से हमारे यहाँ ये स्थिति लागू हो गई। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 2014 में जब एनडीए की सरकार आई, बीजेपी सरकार आई 2014 में, तो हमारे यहाँ 99वां संविधान संशोधन किया गया। और 99वां संविधान संशोधन करके 2014 में सबसे पहला काम ये किया गया कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई, न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भागीदारी को शामिल करने की कोशिश की गई, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका को इसमें घुसाने की कोशिश की गई। ये हस्तक्षेप कार्यपालिका का न्यायपालिका में करने की कोशिश की गई, जिसके तहत अब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति अब न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की सलाह से नहीं करेगा, बल्कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सलाह से करेगा। एक आयोग की सलाह से करेगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। और ये 6 सदस्य कौन कौन होंगे उसमें शामिल किया गया। इन 6 सदस्यों में पहला सदस्य होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। तीसरा सदस्य भी वरिष्ठतम न्यायाधीश। चौथा सदस्य भारत सरकार का विधि मंत्री।
5वां सदस्य कोई मनोनीत सदस्य, विख्यात सदस्य जिसका मनोनयन किया जाएगा, और 6ठा सदस्य भी मनोनीत सदस्य। ये 6 सदस्य समिति, वो जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 6 सदस्य होंगे और ये आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा न्यायाधीशों की नियुक्ति में। और ऐसे किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा जिसमें इन 6 में से कोई भी 2 सदस्य अगर असहमत हैं, तो ऐसे व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। ये बात रखी गई। तो देखिए, अब यहां पर इन 3 सदस्यों पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन विधि मंत्री भारत सरकार का कानून मंत्री जो कार्यपालिका में मंत्री है, कार्यपालिका का सदस्य है, उसकी भूमिका इसमें शामिल कर ली गई। एक बात, इस पे ऑब्जेक्शन। फिर इन 2 जो मनोनीत व्यक्ति हैं, ये 2 मनोनीत कौन होंगे? तो ये बात की गई कि इनका मनोनयन एक ऐसी समिति के माध्यम से किया जाएगा जिस समिति में 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्य कौन होंगे? एक तो प्रधानमंत्री होगा, दूसरा भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता। अब देखिए, राजनीति से संबंधित लोग हैं जो इन 2 लोगों की मनोनीत कर रहे हैं। सीधी बात है, सरकार के 2 लोग होंगे, और सरकार के ये जो 3 लोग हो गए, एक विधि मंत्री, 2 मनोनीत सदस्य। और कहा गया कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा जिसमें कोई 2 सदस्य असहमत हो। तो इसका मतलब इनकी सहमति के बगैर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की ही नहीं जा सकती। सरकार की भूमिका हो गई इसमें, राजनीति की भूमिका न्यायपालिका की न्यायाधीशों की नियुक्ति में हो गई। और जब सरकार की भूमिका होती है तो सीधी बात है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता वो खतरे में पड़ती है, निष्पक्षता खतरे में पड़ती है, क्योंकि अब ऐसे लोगों को के न्यायपालिका में आने की संभावना बढ़ी जो कि सरकार के पक्षपात, सरकार से संबंध रखते हों, जो पक्षपातपूर्ण हैं, जो ये समझिए कि ऐसे न्यायाधीश जो कि सरकार के हितों का संरक्षण करते हो, ऐसी संभावना बढ़ेगी। जब ऐसी संभावना बढ़ेगी तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की निष्पक्षता वो खतरे में पड़ जाएगी। कोर्ट में चुनौती दी गई इसे 99वें संविधान संशोधन को और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। तो न्यायपालिका के निर्णय करते हुए इस 99वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, और साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को भी निरस्त कर दिया, असंवैधानिक ठहराते हुए। पूरे को असंवैधानिक ठहराया अपनी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के तहत। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली से होती है? इसी कोलेजियम सिस्टम से होते हैं, जो जजेस बाद में निर्णय दिया गया 1+4 न्यायाधीशों की सलाह के आधार पे राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति है। आप आगे समझिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और इसका जिक्र भी किया गया है आर्टिकल 124(2) में कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से सलाह के आधार पर करेगा जिनसे सलाह लेना वो उचित समझे। तो यहाँ चूंकि स्पष्टता नहीं है, तो हमारे यहाँ चलन ये हुआ शुरू से ही कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं, सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं, सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम, मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश को वरिष्ठता के आधार पे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। शुरू से ऐसा होता रहा। अब तक 2 बार इस सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। पहली बार हुआ 1973 में, जब केशवानंद भारती केस के समय जो मुख्य न्यायाधीश थे 24 अप्रैल 1973 के दिन MM सीकरी, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश की दौड़ में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे वो 3 न्यायाधीश, जो शुरुआती न्यायाधीश थे, सबसे ऊपर जस्टिस सैलर थे, फिर जस्टिस हेगड़े थे, और फिर जस्टिस ग्रोवर थे, और चौथे नंबर पे थे अजीत नाथ रे, जस्टिस AN रे। तो अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, और किसकी वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए? जस्टिस सैलट, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर।
तीनों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए। तो वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया, परिणाम स्वरूप इन तीनों ने त्यागपत्र दे दिया। फिर दूसरी बार उल्लंघन हुआ 1977 में, जब अजीत नाथ रे रिटायर हुए। तो उस समय सबसे सीनियर जज थे वो हंसराज खन्ना थे। हंसराज खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए मिर्जा हमीदुल्ला बेग, MH बेग, मिर्जा हमीदुल्ला बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जस्टिस हंसराज खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए, HR खन्ना। और परिणाम स्वरूप HR खन्ना ने भी विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से 2 बार अब तक वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। 1993 का एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस, जो 1993 का भी हमने पढ़ा, उस एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर ही की जाएगी। उसके बाद से स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ ऐसा निर्णय आ गया, तो फिर वरिष्ठता के आधार पर ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। फिर देखिए, आप अगर नियुक्ति की ही और बात कर रहे हैं तो देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात समझ लीजिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 126 क्या कहता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है या अनुपस्थित है वो लंबे समय से, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना देता है जब तक कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर दी जाती। तो वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है जब तक कि मुख्य न्यायाधीश नहीं आ जाता। फिर देखिए तदर्थ न्यायाधीश, एडहोक जस्टिस, एडहोक जज, और वो है आर्टिकल 127 में। और आर्टिकल 127 कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम हो, पद खाली है, ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों की गणपूर्ति को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, समझना आप, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कौन करेगा नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा। और किस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा? हाईकोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो, ऐसे न्यायाधीश को वो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देता है। और ये तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा, उस समय वो हाईकोर्ट के ऐसे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा जो कि जिस हाईकोर्ट के न्यायाधीश को वो इस न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की तो पूर्व अनुमति लेगा ही लेगा, साथ में उस न्यायाधीश जो सुप्रीम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेगा जिस उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा रहा है, तदर्थ न्यायाधीश बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तदर्थ न्यायाधीश होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी बात समझ लीजिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जाती है आर्टिकल 128 के तहत। कैसे? कि जब कोई मान लीजिए कार्यभार बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट का, ऐसी स्थिति में ऐसे जज जो रिटायर हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज जो रिटायर हो चुके हैं, उनमें से किसी जज को और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से और उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देता है, लेकिन उसे उसके उस संख्या में गिना नहीं जाएगा, गणपूर्ति पूरी नहीं होगी उससे। वो जो कार्यभार बढ़ा उसके लिए उसकी नियुक्ति की जा रही है, बस समझ रहे हैं आप। उसकी गिनती जो वर्तमान में जैसे 34 न्यायाधीश है तो 34वें संख्या में शामिल नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। चलिए नियुक्ति के सिलसिले के बाद आप ये समझिए कि कार्यकाल कितना होता है, और कार्यकाल का जिक्र भी किया गया है आर्टिकल 124(2) में। और न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है?
तो न्यायाधीश का कार्यकाल देखिए, ध्यान रखिए खास तौर से 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, और साथ में 5 साल का प्रावधान है कि 6 साल का पूरा प्रावधान है। 65 साल या 5 साल या 6 साल, खास बात ध्यान रखना। आप लोगों में से ज्यादातर लोगों की दिक्कत यह है कि वो 5 साल या 6 साल के बात को साथ में याद रखते हैं। वो आयोगों में होता है, चाहे वो आरपीएससी है, यूपीएससी है, निर्वाचन आयोग है वगैरह, उन आयोगों में होता है। न्यायाधीश का कार्यकाल में 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक है, 5 साल या 6 साल के साथ में कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी है, अधिकारी है। और ये जब लगता है तो पूरे 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक की बात रहेगी, 5 साल या 6 साल का नहीं रहेगा। तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक वो अपने पद पर रहेगा, ध्यान रखिए। अगर इससे पहले भी वो त्याग पत्र देकर अपना पद छोड़ना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र से वो इस समय से पहले भी अपना पद छोड़ सकता है। ठीक है। अगर पद से हटाने की बात है, उसे पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 124(4) और आर्टिकल 124(5) में। 124(4) कहता है कि संवैधानिक कदाचार या असक्षमता, दो वजह से उसके विरुद्ध ऐसा मामला आ सकता है, या तो संवैधानिक कदाचार या फिर असक्षमता, असमर्थता, काम करने में वो समर्थ नहीं है। इन दो में से किसी एक वजह से उसके विरुद्ध किसी भी सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है, और अगर संसद के विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो गया तो उस आधार पर उसे हटाया जा सकता है। 124(5) कहता है, और 124(5) ने कहा कि न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध में संसद कानून बनाकर, विधि बनाकर और किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण कर सकती है, प्रक्रिया बना सकती है। इस शक्ति के तहत 124(5) के तहत संसद ने कानून बनाया और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 ये कानून बनाया, और इस कानून के तहत प्रक्रिया का निर्धारण किया, न्यायाधीश को हटाया कैसे जाएगा और कैसे हटाया जाएगा, पूरी प्रोसेस समझना। इन दोनों में से किसी एक कारण से ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है, लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है, ध्यान रखना ये, अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों के समर्थन से ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर ये राज्यसभा है तो राज्यसभा में 50 सदस्यों के समर्थन से, जबकि राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव लाया जा रहा था वो किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के समर्थन से। यहां लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य। खास बात यह है कि 14 दिन की पूर्व सूचना देनी जरूरी है, और इससे भी खास बात एक और शर्त है। राष्ट्रपति में 2 ही शर्तें थी केवल। न्यायाधीश को पद से हटाते हैं तब उस सदन के पीठासीन के पास ये पावर होता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे या ना दे, पेश करने की अनुमति दे या ना दे, उसकी अधिकार है। जबकि राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है उसमें पीठासीन को अधिकार नहीं होता। पीठासीन ने यदि इसे स्वीकृति दे दी तो अब पीठासीन क्या करेगा, एक 3 सदस्यीय समिति की नियुक्ति करेगा, और वो 3 सदस्यीय समिति न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करता है। और इन 3 सदस्यीय समिति में कौन लोग होंगे, एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य या फिर अन्य न्यायाधीश होगा। दूसरा होगा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा होगा कोई पारंगत विधिवेत्ता। ये 3 सदस्यीय समिति न्यायाधीश पर लगे आरोपों की जांच करती है, और जांच में यदि वो दोषी पाया गया तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव, अगर ऐसी स्थिति में उस सदन में यदि वो प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो गया तो ये प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में, और दूसरा सदन भी यदि इसे विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति के आदेश से न्यायाधीश पद से मुक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति का आदेश निकलेगा, उसके माध्यम से उसे पद से मुक्त कर दिया जाएगा। 2 में से किसी एक कारण से लाया जा सकता है,
लोकसभा में लाया जा रहा तो 100 सदस्यों की सहमति चाहिए, राज्यसभा में लाया जा रहा तो 50 सदस्यों की सहमति चाहिए, 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर लाया जा सकता है और पीठासीन की पूर्व अनुमति के आधार पर लाया जा सकता है। पीठासीन ने इसे एक बार अनुमति दे दी तो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जो उस पर लगे आरोपों की जांच करेगा। 3 सदस्य ये है। जांच में यदि दोषी पाया गया तो विशेष बहुमत से यदि पहले सदन ने इसे पारित कर दिया तो ये दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन यदि इसे विशेष बहुमत से पारित कर दे तो इसके आधार पर फिर राष्ट्रपति एक आदेश निकालेगा जिसके माध्यम से उसे पद से हटा दिया जाएगा। अब तक अच्छा, ये पूरी प्रोसेस एक ही सत्र में पूरी होनी जरूरी है, संसद के एक ही सत्र में ये पूरी होनी जरूरी है। और अब तक ये ऐसी जो पद से हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग है, जिसको आप महाभियोग कहते हैं, हालांकि संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसा प्रस्ताव केवल एक ही बार लाया गया है और वो लाया गया है 1992-93 में, जब वी रामास्वामी के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव लाया गया। हालांकि ये भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था लोकसभा से, तो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अब तक सुप्रीम कोर्ट के एक भी न्यायाधीश के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। एक बार लाया गया है 1992-93 में वी रामास्वामी के विरुद्ध। दीपक मिश्रा के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में लेके आ रही थी कांग्रेस, लेकिन वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। ठीक है, जो आपके दिमाग में अभी जो दो नाम और चल रहे हैं, पीडी दिनाकरन और सौमित्र सेन, वो ध्यान रखें, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं थे, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, पीडी दिनाकरन सिक्किम हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये ध्यान रखें, हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए, पद से हटाने की बात वो हमने कर ली, और शपथ की बात वो भी हमने कर ली, कार्यकाल की बात वो भी हमने कर ली, आर्टिकल 124(5) तक की बात हमने कर ली। समझिए, इनके शपथ की बात आर्टिकल 124(6) में है, ध्यान रखें आप। शपथ की बात हमने की थी ना अभी? अच्छा, शपथ की बात अभी हमने नहीं की, चलिए अब कर लेते हैं। न्यायाधीशों की शपथ, अनुच्छेद 124(6) और 124(6) कहता है कि न्यायाधीशों की शपथ, उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? इन्हें शपथ दिलाएगा सर्वोच्च भारत के राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। और आर्टिकल 124(7) कहता है कि ये सेवानिवृत्ति के बाद, उसकी बात भी यही कर लें, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 124(7) और 124(7) कहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध होगा। कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में से रिटायर होने के बाद देश की सीमाओं के भीतर किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता। क्यों? ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बरकरार रहे, दबाव न रहे न्यायाधीशों पर। दबाव कैसे? वो ऐसे इस मायने में कि जब देखिए सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जो रिटायर हुआ, वो रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में या देश के किसी भी न्यायालय में अगर वकालत करेगा तो वो जो सामने न्यायाधीश अब बैठा है निर्णय करेगा, वो निश्चित तौर पे उसका जूनियर है, तो उसके ऊपर मानसिक रूप से एक दबाव बनेगा और वो निर्णय निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाएगा। इसलिए ये किया गया कि वो वकालत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की बात है तो वेतन भत्तों के लिए देखिए आर्टिकल 125 कहता है कि भारत की संचित निधि पर भारित होगा वेतन, उस मात्रा में दिया जाएगा जितना संसद समय समय पर विधि बनाकर निर्धारित करे। कहाँ होगा, स्थान क्या है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई? तो कहा गया आर्टिकल 130 में, और आर्टिकल 130 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है जहां पर इसके मामलों की सुनवाई होगी, लेकिन इसके अलावा भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई देश के किसी भी हिस्से में जाके कर सकता है। ठीक है, तो ये शुरुआती चर्चा थी, शुरुआती बातचीत थी
जो हमने बात की आर्टिकल 124 से लेकर 130 तक की। 124 में 1 से लेकर 7 तक के बिंदु, 1 में गठन, 2 में उसकी नियुक्तियां और साथ में कार्यकाल भी, 3 में योग्यताएं, 4 और 5 में उन्हें पद से कैसे हटाया जाएगा, 6 में उसकी बात की गई शपथ की, और 7 में वकालत पर प्रतिबंध सेवानिवृत्ति के बाद। 125 में वेतन, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 में तदर्थ न्यायाधीश, 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, और 130 में कहाँ पे होगा सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई कहाँ पे होगी, इसका जिक्र। तो शुरुआत में हमने संगठन की पूरी बात की है, सुप्रीम कोर्ट का संगठन किस तरीके से, नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, सारी बात की। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे पार्ट में हम सुप्रीम कोर्ट के पावर्स की बात करेंगे। तो मिलते हैं उस क्लास में। जय हिंद।